Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your CSIR examination. So in this video, I will discuss some important questions of ecology and that too from the net primary productivity. यानी NPP से बहुत सारे क्वेश्चन CSIR में आते हैं, इवन सेट में भी आते हैं एंड ऑल दोज क्वेश्चंस आर वेरी मच कंफ्यूजिंग कि जो NPP है वो किस एरिया का ज़्यादा होगा, ओशन का ज़्यादा होगा या फिर रेन फॉरेस्ट का होगा या ग्रासलैंड का होगा. तो ये सारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है. सो आई विल क्लियर ऑल योर कन्फ्यूजन्स इन दिस सिंगल वीडियो. यानी इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे PYQs एंड कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे एंड थ्रू दिस वीडियो ओनली योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड. So if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such life science content. And if you have still not watched that video regarding the most expected 50 questions of the B section CSIR, so I will provide the link and do watch that video because that will clear your concept and आपको पता चलेगा कि कैसे questions आपके examination में पूछा जा सकता है. So do watch that video because उस video में बहुत सारे नए questions मैंने discuss किए हैं. So let's start the video. So before switching on to the questions directly, let's discuss some basics because अगर आप basics बिना पढ़े, concept बिना पढ़े questions पे directly jump करेंगे तो हो सकता है कि question आपको उस time तक याद रहे but for a longer run it will not be retained in your mind. यानी कि थोड़ा सा basics आपको हर question solve करने से पहले पता होना चाहिए. So let's start. So the energy fixed in the process of photosynthesis is the primary production. Now the flow of energy through a terrestrial ecosystem with the harnessing of sunlight by autotrophs, यानी कि जो मेजर सोर्स होता है एनर्जी का दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस बाय द ऑटोट्रोफ्स एंड दे डू इट बाय एंट्रैपिंग द सोलर एनर्जी और द सोलर रेडिएशन. सो जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दैट इज़ थ्रू द ऑटोट्रॉफ्स विच आर ऑल्सो नोन एज द प्रोड्यूसर्स. Now the rate at which the radiant energy is converted by photosynthesis into the organic compound is referred to as the primary productivity. यानी जो हमारा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किससे, लाइट एनर्जी से, दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड दिस इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज बाय द प्रोड्यूसर्स या फिर ग्रीन प्लांट्स. नाउ सम मोर टर्म्स. सो द gross primary productivity which is represented by GPP is the total rate of photosynthesis or energy assimilation by the autotrophs. यानी GPP क्या होता है, टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर जो भी एनर्जी एसिमिलेट किया है प्रोड्यूसर्स ने उसे बोला जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नाउ लाइक एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइकवाइज कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर किस में हो जाता है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. यानी हम एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या ले रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स से ले या फिर ऑटोट्रोफ्स जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्सपेंडेड ऑन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कुछ एनर्जी जो है वो खर्च हो जाती है. तो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक टर्म आता है. यानी जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है हमारा एनर्जी का टोटल, दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी हमारी एक्सपेंस हो चुकी है उसे अगर हम लोग निकाल देंगे दैट विल बी टर्म्ड एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. यानी हम क्या बोल सकते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज़ NPP is equals to gross primary productivity GPP minus the respiration by the autotrophs. यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही हमेशा हम इनटू कंसिडरेशन लेते हैं बिकॉज हमेशा रेस्पिरेशन में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट. सो देयरफॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू GPP माइनस R. तो ये एक इक्वेशन हो गया. बेसिक्स अगर आया पूछ सकता है. Now the unit of productivity. So the productivity is usually expressed in terms of energy per unit area per unit time. तो therefore energy क्या हो जाएगी, किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये हो जाएगा यूनिट. Now energy or the productivity is also expressed in terms of dry organic matter and that is ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. तो ये दो यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बिकॉज यूनिट भी पूछा जाता है प्रोडक्टिविटी का MCQ में, B सेक्शन में भी आ सकता है एंड वहाँ पे आपको बहुत ध्यान से ऑप्शंस पिक करने हैं बिकॉज ऑप्शंस में थोड़े थोड़े ही डिफरेंस होते हैं. सो अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए इनका ऐसा यूनिट.
Now one more important thing. So in aquatic ecosystem, the most common method of estimating the NPP is the light dark bottle method. It means in the aquatic system, the method used for the estimation of the exact NPP is known as the light dark bottle method. It means in the aquatic ecosystem, the most commonly used method for estimating the exact NPP is known as the light and dark bottle method. अब ये लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड क्या है, इस पे भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं बी सेक्शन में भी, एंड साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस इससे सी सेक्शन में आएंगे. कुछ स्टेटमेंट आपको दे देगा डार्क एंड लाइट बॉटल मेथड का, एंड यू हैव टू पिक आउट दी आइदर रॉन्ग पूछेगा या फिर करेक्ट ऑप्शन पूछेगा. सो हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो बॉटल मेथड है वो क्या है. Now both these paired bottle, that is the light bottle and the dark bottle, are used to measure the gross production, that is the GPP, NPP, net primary productivity, and also the respiration rate by the phytoplanktons in the aquatic system. Now a sample of water containing phytoplanktons that are the primary producers is placed in the both the bottles and allowed to incubate for a period of time. यानी क्या किया जाता है, सैम्पल ऑफ वाटर लिया जाता है इन दोनों ही बॉटल में जिसमें फाइटोप्लैंक्टन हो, दैट आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एंड उसे इंक्यूबेट कर दिया जाता है यानी थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. एंड इन द लाइट बॉटल, जो कि ये क्लियर बॉटल है, उसमें क्या होता है, O2 इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन. यानी कि ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगा एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो इट विल बी कंज्यूम्ड for the respiration process. The resulting change, that is the increase in oxygen concentration, represent the difference in the rate at which these two processes occur. यानी कि ऑक्सीजन में डिफरेंस, O2 के डिफरेंस से हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस में या फिर कंज्यूम हो रहा है रेस्पिरेशन में. अब जो ऑक्सीजन, अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का बढ़ेगा, इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एंड ऑक्सीजन अगर डिप्लीट होगा या डिक्रीज होगा, दैट इज इंडिकेटिंग कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा है. सो अल्टीमेटली हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगा. अब लैकिंग लाइट टू ड्राइव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओनली रेस्पिरेशन अकर इन द डार्क बॉटल. अब ये जो डार्क बॉटल है, इस डार्क बॉटल में लाइट तो मिल नहीं रहा है, देयर इज़ नो लाइट. तो लाइट अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा. सो फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से क्या होगा, इन द डार्क बॉटल ओनली रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस. यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होगा एंड फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज द लाइट इज एब्सेंट इन द डार्क बॉटल. एज अ रिजल्ट O2 कंसनट्रेशन डिक्लाइंस. यानी कि जो ब्राउन बॉटल है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन बहुत डिप्लीट हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट. एंड यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन यूज़ होते जा रहा है रेस्पिरेशन के लिए. नाउ इसके आगे क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लाइट एंड डार्क बॉटल्स एट द एंड ऑफ incubation period represents the rate of O2 produced in photosynthesis, that is the gross primary productivity. Now जितने भी टाइम के लिए इंक्यूबेट किया गया था उसके एंड में, यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्यूबेशन टाइम, ऑक्सीजन का जो कंसनट्रेशन है वो मेजर किया जाता है एंड इट विल रिप्रेजेंट्स द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. यानी यहाँ पे जब ऑक्सीजन का लेवल मेजर किया जाएगा तब कुछ और होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पे डिप्लीट आउट हो गए थे, यानी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा था. इसका मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल्स टू NPP. यानी ये इस मेथड से एस्टिमेट आउट किया जा सकता है. तो ये क्विक इंट्रोडक्शन था इस मेथड का. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. सो टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी ही चीज़ें कंट्रोल करती हैं प्राइमरी प्रोडक्शन इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. NPP इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग मीन एनुअल टेम्परेचर एंड रेनफॉल. नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what is the balance between photosynthesis and respiration and other plant losses as death referred to? Gross primary productivity, net primary productivity or net productivity. So it is the net primary productivity because it is a balance between the photosynthesis and respiration and other plant losses due to the death. So it is referred to as NPP.
इन शॉर्ट एनपीपी इज द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर द रेस्पिरेशन. एनपीपी को अगर वन लाइन में डिफाइन करना हो, सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर द रेस्पिरेशन. यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हमने जो रेस्पिरेशन में एक्सपेंस हो रहा था एनर्जी, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो वी विल गेट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, this is the important one. Which of the following contributes to the highest rate of primary productivity? So you have to mention that which of the following has the highest rate of primary productivity. Is it desert, grassland, coral reef, agricultural ecosystem? So it is the grassland that has the highest primary productivity, as it contains open areas of land where vegetation is dominated by grasses and other herbaceous plants, and they perform photosynthesis at a higher rate, and therefore grassland has a higher rate of primary productivity. सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ का ज़्यादा होगा. डेजर्ट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज वेजिटेशन ही वहाँ पे लो होता है. कोरल रीफ्स भी नहीं हो सकता एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम भी नहीं हो सकता. इट इज़ द ग्रासलैंड बिकॉज इट इज़ एन ओपन एरिया, रेनफॉल एंड सनलाइट सारी रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रैपिडली होगा, देयरफॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हायर इन ग्रासलैंड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होगा आपका. अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज सीन इन. नाउ यहाँ पे ऑप्शंस है कोरल्स, मैनग्रोव्स, ओशंस, लेक्स. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओशंस. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट बायोमास रेशियो किसका ज़्यादा होगा, कोरल्स का होगा, मैनग्रोव्स का होगा, ओशंस का होगा या फिर लेक्स का होगा. सो इट इज़ द ओशंस विच हैज़ द हाइएस्ट और द मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज प्लांट बायोमास रेशियो. Now look at this table because this is a very important table if you want to revise the total world net primary productivity rate of different areas like continental or the marine environment. So यहाँ पर देख सकते हैं ये जो open ocean है, open ocean has the highest mean biomass per unit area. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो mean biomass per unit area that is the highest of all of them mentioned in the table, that is 42.3. So therefore अगर क्वेश्चन में ये आता है कि किस जोन का या किस एरिया का प्लांट बायोमास प्रोडक्टिविटी रेट ज़्यादा है, सो दैट इज़ दी ओपन ओशन. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज़ द प्लांट बायोमास रेशियो, सो इट इज़ हाईएस्ट इन दी ओशन. सो ओशन का सबसे हाईएस्ट होता है, ये आपको एक की पॉइंट याद रखना है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि उसी से मिलता जुलता है और ये सारे CSIR के ही क्वेश्चंस हैं. अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्टिविटी अपॉन बायोमास रेशियो विच हैज़ हाईएस्ट. अभी जस्ट हमने देखा सिंपली इट इज़ द ओशन विच हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अपॉन बायोमास रेशियो. P/B रेशियो सबसे हाईएस्ट ओशन का होता है. नाउ वन मोर क्वेश्चन in which it is asked that correct order for increasing order of primary production is. Now question में पूछा गया है primary production का order and that too in the increasing order. यहीं पे आप mistakes करते हैं. आपने बस पढ़ लिया है कि ocean का plant by biomass ratio is higher, तो आप हर जगह ocean ढूंढेंगे, बट आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा या फिर कम से ज़्यादा आपको लिखना होगा आंसर. एंड अगर क्वेश्चन में पूछता है डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा, सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके दिया है, आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है दैट इज़ ओशन, डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. यानी ओशन का कम रहता है, उसके बाद डेजर्ट का, उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का एंड देन फाइनली द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. बिकॉज अगर ओशन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कंपेयर करें, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ द हायर प्राइमरी प्रोडक्शन. ओशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट का लिमिटेशन होता है, देयरफॉर अगर न्यूट्रिएंट लिमिटेड है तो उनका प्राइमरी प्रोडक्शन भी लो होगा, बट इट इज़ द हाईएस्ट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था. सो रिमेंबर इट कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. ओशन हैज़ लोएस्ट प्राइमरी प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड हाईएस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट.
नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक सी सेक्शन का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम, जिसमें आपको बहुत सारे इकोसिस्टम्स दिए हैं, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओपन ओशन, algal beds and coral reef, marshes and swamps. Which one of the following represents this ecosystem in an increasing order of their contribution to annual world net primary production? Now question में कुछ की पॉइंट्स जो आपको ध्यान देखने हैं, इसको मैंने अलग कलर से बताया ताकि आपको अलग से दिखे, बट इन दी एग्जामिनेशन ये सारे ही सेम कलर के होंगे, सेम ब्लैक कलर के, तो आपको खुद से अपना अटेंशन पे करके उस जो एक्सट्रीम वर्ड्स है उसमें ध्यान देना है. सो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, यानी कि कम से ज़्यादा, छोटे से बड़ा, यानी कि. एंड नाउ क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि एनुअल वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. सो यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो अगर बात करें, अभी जस्ट हमने देखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमको वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. सो इट इज़ दी सबसे कम किसका होगा, एल्गल बेड्स एंड कोरल रीफ का सबसे कम होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं. उसके बाद होता है सबसे कम मार्शेज एंड स्वैम्प्स का, एंड उसके बाद होता है किसका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, एंड इट इज़ हाईएस्ट और मैक्सिमम इन दी ओपन ओशन. तो क्या ऑप्शन बन रहा है, सी डी ए बी. सी डी ए बी किस में दिख रहा है, इट इज़ इन ऑप्शन नंबर 4. सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन 4. नाउ यहाँ से एक दो चीज़ें आपको पता चल गई कि हाईएस्ट एनुअल वर्ल्ड नेट प्रोडक्शन किसका होगा, ओपन ओशन का. एल्गल बेड्स का क्या होगा, सबसे लो होगा, इट इज़ लोएस्ट इन दी एल्गल बेड्स एंड कोरल रीफ. नाउ मैं उस चार्ट से आपको दिखा देती हूँ तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. नाउ अगेन सी दिस चार्ट बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और इसके की पॉइंट्स लिख लिए तो आपको एनपीपी के क्वेश्चंस बन जाएंगे. नाउ अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी ये वाली चीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करके देना था. सो वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन वाज लोएस्ट इन दी एल्गल बेड्स एंड रीफ. यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 1.1 है. उसके बाद किसका था, स्वैम्प्स एंड मार्शेस का था, दैट इज़ 4.9 था. एंड उसके बाद था किसका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, दैट इज़ 34. एंड आफ्टर दैट द हाईएस्ट वाज इन ओशन, दैट इज़ 42. सो आपको इस चार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस में बता देती हूँ. लोएस्ट पूछा जाएगा तो इट इज़ एल्गल बेड्स एंड रीफ. अगर हाईएस्ट पूछा जाएगा तो ओपन ओशन. अगर ओशन ऑप्शन में दिया है सो इट विल बी द आंसर फॉर हाईएस्ट वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड अगर ओशन नहीं दिया है, आपको सिर्फ रेन फॉरेस्ट दिया है तो रेन फॉरेस्ट होगा, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट रेन फॉरेस्ट का होता है. एंड अगर आपको क्वेश्चन में दिया है स्वैम्प्स एंड एल्गल ब्लूम्स में, तो सबसे कम किसका होगा, एल्गल बेड्स एंड रीफ्स का होगा. एंड उसके बाद होगा सेकेंड नंबर में स्वैम्प्स एंड मार्शेस. सो आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको समझ आया होगा. ये चार्ट का आपको फोटो देखना है, एंड मैंने अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए थे सो दैट आपको उससे भी समझ आएगा. अगर उसके भी की पॉइंट्स आप लिख लेंगे तो आप एनपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ऐसी और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.